हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। सुबह के 11 बज चुके हैं और समय हो चुका है भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन करने का। जैसे कि आपको जानकारी है कि हम लोग भूगोल के अंतर्गत विश्व के भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अध्ययन कर रहे हैं। ठीक इसी तरह हर सब्जेक्ट पर हमारा अध्ययन चलता है, चाहे वो आपके संविधान से संबंधित हो, भूगोल से संबंधित हो, हिंदी से संबंधित हो, इतिहास से संबंधित हो, किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित अगर आप प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं दोस्तों। सुबह के 11 बजे भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन चलता है। दोपहर 2 बजे भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था से और रात के 8:05 पर इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन चलता है। क्या दोस्तों, बिल्कुल भी मिस मत करें तीनों क्लासों को, क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं या फिर यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी, टीजीटी, पीजीटी, बैंक, अदर कोई भी वनडे एग्ज़ाम या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शुरुआत से अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है। तो आज का पहला प्रश्न है प्यारे दोस्तों, इस शनि ग्रह को दूरबीन से देखने वाला पहला व्यक्ति कौन था। और समझ में आ रही प्यारे दोस्तों, प्रश्न है कि शनि ग्रह को दूरबीन से देखने वाला पहला व्यक्ति कौन था। गैलीलियो, आइजैक न्यूटन, सिक्स कैसनी, डेविड एच लेवी। शनि ग्रह को दूरबीन से देखने वाला पहला व्यक्ति कौन था। गैलीलियो गैलीली, आइजैक न्यूटन, जैक्स कैसनी, डेविड एच लेवी। प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें शनि ग्रह की तो गैलीलियो ने 1610 ईस्वी में गैलीलियो ने 1610 ईस्वी की बात है, गैलीलियो ने अपनी दूरबीन से शनि ग्रह को देखा था। हालांकि वे उसके छल्ले को स्पष्ट नहीं पहचान पाए और उसे 3 भागों वाला ग्रह बताया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, गैलीलियो गैलीली ने देखा था। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पृथ्वी के गोलाकार को ज्यामितीय रूप से कितने भागों में विभाजित करके मानक समय क्षेत्र को परिभाषित किया जा सकता है। प्रश्न को ध्यान से सुनिए। पृथ्वी के गोलाकार को ज्यामितीय रूप से कितने भागों में विभाजित करके मानक समय क्षेत्र को परिभाषित किया जा सकता है। 12, 24, 36, 48। तो याद रखिएगा, पृथ्वी के गोलाकार जो ज्यामिति है उसको कितने भागों में विभाजित करके मानक समय क्षेत्र को परिभाषित किया जा सकता है। तो 24। कितना है दोस्तों, 24 आपके बी विकल्प में दे रहा है। तो आपको बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं प्यारे दोस्तों अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक मौसम सेवा को मेट ऑफिस के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक मौसम सेवा को मेट ऑफिस के नाम से जाना जाता है। विकल्प कह रहा है भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या फिर चीन। निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक मौसम सेवा को मेट ऑफिस के नाम से जाना जाता है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, चीन। तो मेट ऑफिस यूनाइटेड किंगडम की राष्ट्रीय मौसम सेवा है। कहाँ की दोस्तों, ये जो है ये यूनाइटेड किंगडम की यानी यूके की ये मौसम सेवा है। इस लिहाज से और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी प्यारे दोस्तों 1854 में। और समझ में आ रही है, 1854 में हुई थी। और ये है कहाँ, तो इंग्लैंड में है। तो आपका सी विकल्प क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। याद रखिएगा, मिड ऑफिस की स्थापना कब हुई थी, तो 1854 में हुई थी। हुई थी प्यारे दोस्तों, तो ये हुई थी 1854 में, हुई थी 1854। अगला प्रश्न क्या है, सर थॉमस स्टैमफोर्ड रैफल्स को निम्नलिखित में से किस आधुनिक राष्ट्र का संस्थापक माना जाता है। सर थॉमस स्टैमफोर्ड रैफल्स को किस आधुनिक राष्ट्र का संस्थापक माना जाता है। विकल्प क्या है, वेटिकन सिटी, सिंगापुर, साइप्रस या फिर न्यूजीलैंड। सर थॉमस स्टैमफोर्ड रैफल्स को निम्नलिखित में से किस आधुनिक राष्ट्र का संस्थापक माना जाता है। वेटिकन सिटी,
सिंगापुर, साइप्रस, न्यूजीलैंड। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रेफल्स ने 1819 ईस्वी में प्यारे दोस्तों, रेफल्स ने 1819 ईस्वी में सिंगापुर को ब्रिटिश व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित किया था और उन्हें फाउंडर ऑफ मॉडर्न सिंगापुर भी कहा जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? सिंगापुर। यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? सिंगापुर। तो आपको बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया दोस्तों कि नदी का विस्तृत निचला मार्ग जो समुद्र के द्वारा अतिक्रमित होता है और ज्वार से प्रभावित होता है, उसे किस रूप में जाना जाता है? ध्यान से सुनिएगा। नदी का विस्तृत निचला मार्ग जो समुद्र के द्वारा अतिक्रमित होता है और ज्वार से प्रभावित होता है, उसे किस रूप में जाना जाता है? खाड़ी के रूप में, मुहाना के रूप में, डेल्टा के रूप में, या फिर पॉकेट बीच के रूप में उसको जाना जाता है? किस रूप में उसको जाना जाता है? तो याद रखिएगा, मुहाना वह स्थान होता है जहाँ नदी का मीठा पानी समुद्र के खारे पानी से मिलता है और यह ज्वार भाटे से प्रभावित होता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मुहाना। तो मुहाना कौन से विकल्प में दे रहा है? बी विकल्प में। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित पर विचार करें। कथन कह रहा है कि आयरलैंड सर्दियों में अपेक्षाकृत गर्म होता है, भले ही यह आर्कटिक सर्कल के करीब है। कारण क्या है कि आर्कटिक सर्कल के ऊपर कुछ देश गल्फ स्ट्रीम के गर्म पानी के कारण सर्दियों के मौसम में बर्फ मुक्त होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। प्रश्न आपने देखा है दोस्तों कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। आपको बताना है कथन सही है, कारण गलत है, कथन गलत है, कारण सही है, या फिर कथन और कारण दोनों सही है, या कथन और कारण दोनों गलत है। तो आपको बता दूं प्यारे दोस्तों कि इसमें कथन और कारण दोनों सही है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सी विकल्प है दोस्तों आपका सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न कह रहा है कि कॉलम को मिलाएं। क्या कह रहा है? कॉलम को मिलाना है। पहला क्या कह रहा है? कॉलम को मिलाना है दोस्तों। ठीक है, पहला है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की बात करें तो ये सीमा, ठीक है। और पृथ्वी की पपड़ी की ऊपरी परत की बात करें तो ये सियाल कहलाती है। स्थल मंडल की हल्की चट्टानों को क्या कहते हैं? मेंटल। और छोटा प्रजाद्वीप बिल। तो इस लिहाज से आपका उत्तर क्या होना चाहिए प्यारे दोस्तों? 2 4 1 3। 2 4 1 3 कौन से विकल्प में दे रहा है? तो 2 4 1 3 आपका डी विकल्प में दे रहा है प्यारे दोस्तों। यही आपका आंसर हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या होगा? इंपॉर्टेंट होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह है जो बौना ग्रह नहीं है? विकल्प क्या है? सेरेस, फोबोस, एरिस और मेक। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह बौना ग्रह नहीं है? सेरेस, फोबोस, एरिस और मेक। तो फीबोस जो है वो मंगल ग्रह का उपग्रह है, जबकि सेरेस, एरिस और मेक सभी मान्यता प्राप्त बौने ग्रह आते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? ये फीबोस इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। फीबोस। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये बौना ग्रह क्यों नहीं है प्यारे दोस्तों? ये भी याद रखिएगा क्योंकि मंगल ग्रह का उपग्रह माना जाता है। फीबोस जो है वो मंगल ग्रह का क्या है? ये मंगल ग्रह का उपग्रह है। ठीक है, मंगल ग्रह का ये उपग्रह माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? चंद्रमा की उत्पत्ति के किस सिद्धांत को द्विग्रह सिद्धांत भी कहा जाता है? चंद्रमा की उत्पत्ति के किस सिद्धांत को द्विग्रह सिद्धांत भी कहा जाता है? विकल्प क्या कह रहा है? कैप्चर सिद्धांत, बाइनरी अभिवृद्धि सिद्धांत, विखंडन सिद्धांत, या फिर स्थिर अवस्था सिद्धांत। दोस्तों, चंद्रमा की उत्पत्ति के किस सिद्धांत को द्विग्रह सिद्धांत भी कहा जाता है?
उत्तर क्या विकल्प क्या है? कैप्चर सिद्धांत, बाइनरी अभिवृद्धि सिद्धांत, विखंडन सिद्धांत या फिर स्थिर अवस्था सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर होगा बाइनरी अभिवृद्धि सिद्धांत, यानी कि आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा? इम्पोर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि चंद्रमा की उत्पत्ति के किस सिद्धांत को द्विग्रह सिद्धांत कहा जाता है? तो ये बाइनरी अभिवृद्धि सिद्धांत को द्विग्रह सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो बी विकल्प आपका सही हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ऐसे ही शानदार प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए चैनल से बने रहिए विद द सक्सेस पॉइंट एट द रेट। ये एक ऐसा मंच है जहाँ से आप शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि द सक्सेस पॉइंट एट द रेट ने ठाना है सफलता आपको दिलाना है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? महाद्वीपीय क्रस्ट की औसत मोटाई कितनी है? लगभग 35 किलोमीटर, लगभग 100 किलोमीटर, लगभग 75 किलोमीटर, लगभग 750 किलोमीटर। तो महाद्वीपीय क्रस्ट की औसत मोटाई कितनी है? तो याद रखिएगा, महाद्वीपीय क्रस्ट की जो औसत मोटाई है वो लगभग 35 किलोमीटर है दोस्तों। कितनी है? लगभग 35 किलोमीटर। आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या होगा? इम्पोर्टेंट होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागरीय बेल्ट का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय ज्वालामुखी बेल्ट का हिस्सा नहीं है? विकल्प क्या है? माउंट स्ट्रेम्बोली, कोटोपैक्सी, फुजियामा, माउंट मेयोन। कौन सा ज्वालामुखी है जो प्रशांत महासागरीय बेल्ट का हिस्सा नहीं है? माउंट स्ट्राम्बोली, कोटोपैक्सी, फ्यूजियामा, माउंट मेयोन। तो क्या है दोस्तों? कोटोपैक्सी भी प्रशांत महासागरीय बेल्ट का हिस्सा है, फ्यूजियामा भी है, माउंट मेयोन भी है। पर माउंट स्ट्राम्बोली जो है ये प्रशांत महासागरीय बेल्ट का हिस्सा नहीं है। तो आपका ए विकल्प क्या है? सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृतियाँ ढलान विफलताओं का एक प्रकार है जो जीभ के आकार की आकृतियाँ बनाती हैं? ढलान विफलताओं का है ना, भू आकृतियाँ जो ढलान विफलताओं का एक प्रकार है तथा जो जीभ के आकार की आकृतियाँ बनाती हैं। विकल्प क्या है? सोलिफ्लेक्शन लूप्स, पिंगो, हम्माग या फिर लिथलसा। याद रखिए दोस्तों, ढलान विफलताओं का वह प्रकार जो जीभ के आकार की आकृति बनाता है वो होता है सोलिफ्लेक्शन लूप्स। क्या होता है? सोलिफ्लेक्शन लूप्स। आपका ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। देखते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को। और अगर इसके बारे में जानना चाहें तो ये ठंडे या परमाक्रास्ट क्षेत्रों में पाई जाने वाली धीमी सामूहिक गति की आकृतियाँ होती हैं, जहाँ पिघली हुई मिट्टी ढलान पर नीचे की ओर बढ़ती है और जीभ जैसी आकृति बनाती है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? हुडू आमतौर पर किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? रेगिस्तानों में, पर्वत में, ध्रुवीय क्षेत्रों में या फिर महासागर में? हुडू ऊर्ध्वाधर स्तंभनुमा चट्टानें होती हैं जो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में अपरदन से बनती हैं। ये विशेष रूप से बाइस्कैंस यानी यूएसए जैसे रेगिस्तानी इलाकों में देखी जाती हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? रेगिस्तान। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? रेगिस्तान, जो कि ए विकल्प में है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? किसी पर्वत श्रृंखला पर दो चोटियों के बीच सबसे निचले बिंदु को क्या कहा जाता है? काल कहा जाता है, एरेट कहा जाता है, मोरेन कहा जाता है या फिर कोर कहा जाता है? किसी पर्वत श्रृंखला पर दो चोटियों के बीच सबसे निचले बिंदु को क्या कहा जाता है? कॉल कहा जाता है, एरेट कहा जाता है, मोरेन कहा जाता है या फिर टोर कहा जाता है? तो किसी पर्वत श्रृंखला में दो चोटियों के बीच का जो सबसे निचला बिंदु होता है वो कॉल कहलाता है। तो ए विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। और ये क्या हो जाएगा? इम्पोर्टेंट हो जाएगा। कॉल की बात करें तो एक पर्वतीय दर्रा या घाटी होती है जो दो ऊंची चोटियों के बीच स्थित होती है। यह ग्लेशियर अपरदन से निर्मित होती है। प्रश्न क्या था कि किसी पर्वत श्रृंखला पर दो चोटियों के बीच सबसे निचले बिंदु को क्या कहा जाता है? तो इसे काल कहा जाता है।
ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है, ग्रेट बैरियर झील निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, संयुक्त राज्य अमेरिका में या फिर आइसलैंड में? ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ क्या है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में स्थित। ग्रेट बैरियर झील की बात की जा रही है, ये कहाँ स्थित है? तो ये कनाडा में स्थित है। कनाडा की सबसे बड़ी झील है और उत्तरी अमेरिका की सबसे चौथी बड़ी झील है जो नॉर्थ वेस्टर्न टेरिटरीज में स्थित है। उत्तर क्या हो जाएगा? कनाडा। तो आपका ए विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या होगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा तटीय शहर और उनका स्थान सही सुमेलित है? इस्तांबुल तुर्की में है, मियामी फ्लोरिडा अमेरिका में, पर्थ हवाई। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही कोड का चयन करना है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा तटीय शहर और उसका स्थान सही सुमेलित है? इस्तांबुल की बात करें तो ये तुर्की में है, मियामी फ्लोरिडा और अमेरिका में है, हवाई पर्थ हवाई ये गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि पर्थ जो है वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पहले दोस्तों, ये हो जाएगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा ये क्या हो जाएगा? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। तो अगर पहला और दूसरा सही है तो पहला दूसरा डी विकल्प दे रहा है, तो डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रश्न होगा इंपॉर्टेंट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बात समझ में आई दोस्तों? उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। पेंटागोनिया 2 राष्ट्रों से मिलकर बना क्षेत्र है, तो वह किन 2 राष्ट्रों से मिलकर बना है? पुर्तगाल और स्पेन, पुर्तगाल और इटली, अर्जेंटीना और चिली, चिली और पेरू। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अर्जेंटीना और चिली। दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी भाग में स्थित है यह एंडीज पर्वत श्रृंखला दोनों देशों के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। तो अर्जेंटीना और चिली इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि सी विकल्प इसका उत्तर होगा दोस्तों। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, इगुआजू फॉल्स किन 2 देशों की सेवा करता है? अर्जेंटीना और ब्राज़ील, अर्जेंटीना और पराग्वे, अर्जेंटीना और उरुग्वे, अर्जेंटीना और बोलीविया। समझे दोस्तों, इगुआजू फॉल्स जो है वो किन 2 देशों की सेवा करता है? अर्जेंटीना और ब्राज़ील की, अर्जेंटीना और पराग्वे की, अर्जेंटीना और उरुग्वे की, अर्जेंटीना और बोलीविया की। तो अगर हम बात कर लें तो यह इगुआजू फॉल्स जो है वो अर्जेंटीना और ब्राज़ील देश की सेवा करता है। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। साथ ही अगर कुछ इसकी विशेषताओं की बात करें तो इगुआजी नदी पर स्थित है। इगुआजी फॉल्स जो है वो इगुआजू नदी पर स्थित है और दोनों देशों की सीमा बनाती है। इसमें क्या है दोस्तों, इगुआजू फॉल्स किन 2 देशों की सीमा बनाते हैं? तो अर्जेंटीना और ब्राज़ील की ये सेवा करता है। ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, विश्व में क्रॉस रिवर गोरिल्ला का निवास केवल किन 2 देशों तक ही सीमित है? कैमरून और नाइजीरिया, अर्जेंटीना और चिली, कंबोडिया और लाओस, मिस्र और सोमालिया। क्रॉस रिवर गोरिल्ला का निवास केवल किन 2 देशों तक ही सीमित है? कैमरून, नाइजीरिया, अर्जेंटीना और चिली, कंबोडिया, लाओस, मिस्र और सोमालिया। तो गोरिल्ला की सबसे दुर्लभ उपप्रजाति है जो कैमरून और दक्षिण पूर्वी नाइजीरिया के सीमावर्ती वनों में पाई जाती है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? विश्व में क्रॉस रिवर गोरिल्ला का निवास किन 2 देशों में सीमित है? तो कैमरून और नाइजीरिया। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सिंधु डेल्टा निम्नलिखित में से किस समुद्र पर बना हुआ है? विकल्प है कैस्पियन सागर, लाल सागर, अरब सागर, भूमध्य सागर। सिंधु डेल्टा निम्नलिखित में से किस समुद्र पर बना हुआ है? कैस्पियन सागर, लाल सागर, अरब सागर, भूमध्य सागर। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। कॉपी पेन लेके बैठे हैं, देखें कि आप कितने सही प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं। द सक्सेस पॉइंट एट द रेट आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने की पूरा मादा रखता है दोस्तों, कि हमने ठाना है सफलता आपको दिलाना है। तो हम पूरे प्रयास में हैं
ज़रूरत इस बात की है कि आप चैनल का सपोर्ट करें, प्यार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। शेयर करते रहे, क्या पता आपके एक छोटे से कदम से, छोटे से प्रयास से कुछ लोगों का भला हो जाए। तो सिंधु डेल्टा निम्नलिखित में से किस समुद्र पर बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरब सागर। अरब सागर, तो सी विकल्प सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सिंधु नदी जो है वो पाकिस्तान में बहते हुए कराची के पास अरब सागर में मिलती है, जहाँ इसका विस्तृत डेल्टा क्षेत्र बनता है। अगला प्रश्न क्या है? अफ्रीका में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील कौन सी है? अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील, विक्टोरिया झील, बैकाल झील या फिर ओंटारियो झील? असल में दोस्तों अफ्रीका में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील, विक्टोरिया झील, बैकाल झील, ओंटारियो झील। अफ्रीका में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील जो है विक्टोरिया झील है दोस्तों। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और अफ्रीका की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। ठीक है, ये मीठे पानी की झील है, विक्टोरिया झील मीठे पानी की झील है। ये भी याद रखिएगा। और ये दूसरी झील है जो मीठी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप और एशिया के बीच सीमा का काम करती है? अल्ताई, एटलस, यूराल, हिंदू कुश? कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप और एशिया के बीच सीमा का काम करती है? अल्ताई, एटलस, यूराल और हिंदू कुश? तो यूरोप और एशिया के बीच प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य करने वाली जो पर्वत श्रृंखला है वो है यूराल पर्वत। कौन सा पर्वत है दोस्तों? तो उस पर्वत का नाम है यूराल पर्वत। तो सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये जो यूराल पर्वत है ये रूस में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये रूस में स्थित है। परंपरागत रूप से ये यूरोप एवं एशिया को विभाजित करने वाली भौगोलिक सीमा बनाती है। तो ये जो यूराल पर्वत है ये यूरोप और एशिया को अलग करती है। अगला प्रश्न क्या है? जापान का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है? कांटो, नुलरबोर, सैलिसबरी, पैनोनियन? बात समझ में आई दोस्तों? जापान का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है? कांटो, नुलरबोर, सैलिसबरी, पैनोनियन? तो याद रखिएगा जापान का सबसे बड़ा जो मैदान है वो कांटो है दोस्तों। क्या है? कांटो। तो आपका ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कांटो मैदान टोक्यो क्षेत्र में स्थित है। कांटो मैदान कहाँ स्थित है? तो ये टोक्यो क्षेत्र में स्थित है। ये भी याद रखने वाली बात है दोस्तों। तो ये टोक्यो क्षेत्र में स्थित है। जापान का सबसे बड़ा तथा आर्थिक दृष्टि सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मैदान है ये। अगली बात करें तो गंगा का मैदान निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश? गंगा के जो मैदान है वो किस देश का हिस्सा है? तो भारत, नेपाल, बांग्लादेश का हिस्सा है। भारत का हिस्सा है, नेपाल का हिस्सा है, बांग्लादेश का हिस्सा है। यानी कि 1, 3, 4 आपका होना चाहिए। आइए देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, 1, 3, 4 जो दे रहा है वो आपके सी विकल्प में दे रहा है। कौन से विकल्प में दे रहा है? सी विकल्प में दे रहा है। तो आपका सी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और समझिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है कि माउंट अंगुंग निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? विकल्प है जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, इटली। माउंट अंगुंग निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, इटली? याद रखिएगा दोस्तों, मेहनत और संघर्ष से पीछे नहीं हटना है। इंसान तब नहीं हारता जब वो हार जाता है। इंसान तब रियल में हारता है जब वो खुद हार मान जाता है। तो सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके अंदर धैर्य, आत्मविश्वास और मेहनत होता है। तो माउंट अंगुंग निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, इटली? तो माउंट अंगुंग की बात करें तो ये बाला द्वीप का सबसे ऊंचा और सक्रिय ज्वालामुखी है।
ठीक है, और ये पड़ता कहाँ है? इंडोनेशिया में। माउंट एंगुंग जो है वो इंडोनेशिया में पड़ता है। बी विकल्प सही हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट भी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, माउंट एंगुंग बाला द्वीप का ऊंचा और सक्रिय ज्वालामुखी है। तो माउंट एंगुंग क्या है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है, याद रखिएगा। माउंट एंगुंग क्या है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी है। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ये था आज का शानदार सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। तो प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ऑन कीजिएगा ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। किसी सब्जेक्ट को अध्ययन करना चाहते हैं, किसी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। जितनी भी वीडियो आपके यूपीएससी, यूपीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी या अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल भी मिस मत करें, शुरुआत से अंत तक देखें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।